पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे हरिद्वार में 11 साल बाद आयोजित हो रहे कुंभ मेला 2021 को लेकर हरिद्वार शहर के ऊपर धार्मिक रंग चढ़ना शुरू हो गया है। कुंभ मेले की सबसे पहले पेशवाई निकलेगी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की भव्य पेशवाई के लिए अखाड़े की छावनी में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ की रौनक शुरू हो गई है। शहर सजने लगा है। साधु संतों के डेरे देश भर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अखाड़ों की ओर से भव्य पेशवाई निकालने की भी तैयारी हो चुकी है, जिसके बाद कुंभ नगरी देवलोक जैसी नजर आने लगेगी। कुंभ में अखाड़ों की पेशवाई सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है। इस शब्द का अर्थ होता है कि एक सेना के साथ, अपनी समूह के साथ, अपने संपूर्ण सैनिकों के साथ, अपने संपूर्ण जो लोग हैं, उन परंपराओं के साथ जब हम अपनी पूरी मंडली के साथ नगर में निकलते हैं। पेशवाई का मतलब ऐसी शोभा यात्रा से होता है जिसमें साधु संत शाही रूप में राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़ों और रथों पर बड़े बड़े भव्य सिंहासनों पर बैठकर निकलते हैं और जनता रास्ते भर उनका स्वागत और सम्मान करती है। देखिए, प्रयास तो हमारा पूरा है, पेशवाई सबसे अच्छी हो, दिव्य हो, भव्य हो और सुरक्षित हो, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो है प्रयास सफल हो जाएगा। अखाड़ों की पेशवाई के दौरान अलग अलग बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए कलाकारों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। पेशवाई में उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े लोक कलाकारों को भी बुलाया गया है, जो अपनी झांकियां प्रस्तुत करेंगे। हमने जो है कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और जौनसार से जो है बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए हुए हैं। वो अपनी अपनी झांकियां लेकर के चलेंगे। ये जो बैंड हमने मंगाया है, नासिक से मंगाया है, वो हरिद्वार में प्रथम बार आ रहा है। कुंभ मेले में सबसे आकर्षण का केंद्र होती है अखाड़ों की पेशवाई, और इसको लेकर ब्रिटेन की संसद भी हिंदू सनातन धर्म के आगे झुक गई थी। देश भर का भ्रमण कर सभी साधु संत कुंभ नगरी पहुंचते हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इसी को पेशवाई कहते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरिद्वार से आशु शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो कुंभ मेलों में अखाड़ों की पेशवाई काफी भव्य और आकर्षण का केंद्र होती है। आज हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी और इसके लिए प्रयागराज से चांदी के सिंहासन हरिद्वार पहुंच चुके हैं। शाही पेशवाई में खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ मेले के रंग में रंग चुकी है। अखाड़ों की ओर से भव्य पेशवाई निकालने की भी तैयारी हो चुकी है। निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। हरिद्वार में बने शिविर से पेशवाई की शुरुआत होगी, जो पूरे हरिद्वार का भ्रमण करते हुए निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। पेशवाई के दौरान निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के साथ अखाड़े के अन्य साधु संत भी शामिल होंगे। अखाड़ों की पेशवाई के दौरान अलग अलग बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए कलाकारों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई बहुत ही भव्य, अद्वितीय और ऐसी पेशवाई कि हरिद्वार के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग देखेंगे। हमारी पेशवाई का मुख्य, हमारा जो पेशवाई जो कुंभ मेले का पर्व मुख्य होता है, पेशवाई का होता है, और इसकी अगुवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कर रहे हैं। पेशवाई में प्रयागराज से लाए गए चांदी के तख्तो-ताज हरिद्वार पहुंच गए हैं। नासिक से एक बड़ा बैंड भी पेशवाई के लिए मंगाया गया है। पेशवाई में उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े लोक कलाकारों को भी बुलाया गया है, जो अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार की पेशवाई कई तरह से खास होने वाली है। देखिए, प्रयास तो हमारा पूरा है, पेशवाई सबसे अच्छी हो, दिव्य हो, भव्य हो और सुरक्षित हो। हमने जो है कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और जौनसार से जो है बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए हुए हैं। वो अपनी अपनी झांकियां लेकर के चलेंगे। क्योंकि पूरे राजसी वैभव से श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के साधु संत शाही पेशवाई के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और पूरे हरिद्वार में इस पेशवाई का भव्य स्वागत किया जाएगा। हरिद्वार से आशु शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।
और चलिए सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभिषेक हमारे साथ लाइव है। अभिषेक, अगर बात करें तो आज बहुत ही शाही अंदाज में निरंजनी अखाड़े की जो पेशवाई है वो निकलेगी, और कब तक निकलेगी, कितने बजे निकलेगी, और क्या कुछ अब खास देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, पहले तस्वीरें सीधी दिखा दूं क्या तैयारी चल रही है। निरंजनी अखाड़े की जो पेशवाई है आज SM जैन डिग्री कॉलेज में तैयारी चल रही है। आप झांकियां देख सकते हैं मेरे सामने तस्वीरों में। आप देखिए सजावट चल रही है इन रथों की, जहां ये रथ शामिल होंगे पेशवाई में। काफ़ी बैंड हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होनी है। मेरे सीधे हाथ की तरफ भी मैं चाहूँगा पैन करें विजय और दिखाएं आपको कि किस तरीके से तैयारी हैं। ये एक बड़ी पेशवाई निकलने वाली है और सबसे ज़्यादा तैयारी निरंजनी अखाड़े ने की है। कल जूना अखाड़े की पेशवाई है। जूना अखाड़े का धर्मध्वज शाम 4 बजे जूना अखाड़े में स्थापित हो जाएगा, लेकिन तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 11 बजे तक यहां पहुंच सकते हैं। तो पेशवाई का समय जो था 10 बजे का दिया गया था। आप देख सकते हैं धर्मध्वजा स्थापित हो गई है और अब जो है विधिवत रूप से महाकुंभ 2021 का शुभारंभ होने जा रहा है। पेशवाई जो है ये आगमन है साधु संतों का। धर्मनगरी हरिद्वार में जो कुंभ नगरी होती है उसमें ये स्वागत होता है और पुष्प वर्षा से पूरे शहर के और तमाम देश के लोग आज अपने साधु संतों को चरण वंदन करेंगे, उनका तिलक करेंगे और उसके बाद उनको महाकुंभ में प्रवेश होगा। ये प्रवेश के लिए पेशवाई होती है और पूरे शहर का भ्रमण किया जाता है। जगह जगह स्वागत है। बाबा रामदेव भी स्वागत करेंगे अपने आश्रम के बाहर, चूँकि उनका जो शहर में कनखल में आश्रम है उसी के बाहर ये स्वागत है। तो एक भव्य पेशवाई निकलने जा रही है और लाखों लोग इसे देखेंगे। कोविड की वजह से तैयारियां थोड़ी सी कम हैं, लेकिन जब ये पेशवाई शुरू होगी तो भारत की जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है उसके सीधे सीधे दर्शन होंगे। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें तो इस पेशवाई में देवभूमि की संस्कृति की झलक तो दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ क्या कोविड के बचाव को देखते हुए साधु संत जो है क्या लोगों को संदेश देते हुए नजर आएंगे? देखिए, कोविड की झांकी अवश्य होनी चाहिए। अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि साधु संतों की जो इम्यूनिटी पावर है वो आम इंसान से ज़्यादा होती है, क्योंकि कठिन तप परिश्रम करके जिस तरीके से जंगलों, मठों और मंदिरों में ये निवास करते हैं, तो एक तरीके से इनके जीवनचर्या जो है वो आम इंसानों की जीवनचर्या से बहुत विभिन्न होती है। तप, योग इनके मुख्य दैनिक कार्यों में शामिल रहते हैं। सुबह भोर में उठना, स्नान कर लेना, और इस वजह से शायद इनकी इम्यूनिटी पावर जो है आम इंसान से बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोविड का इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रहने वाली, क्योंकि ये एक पूरी तरीके की शोभा यात्रा होती है जिसमें सैकड़ों रथ होते हैं, बैंड होते हैं और पूरी तरीके से धर्मध्वजा लेकर इनके भक्त भी चलते हैं। किसी भी अखाड़े के साथ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं इनके अपने श्रद्धालु, वो भी पीछे की तरफ इस अखाड़े में चलेंगे। पूरा जो अखाड़े का एक तरीके से कहते हैं ये शक्ति प्रदर्शन होता है पेशवाई में, और इसमें हर अखाड़ा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो बेस्ट अखाड़ा बने। जितने भी अखाड़े हैं उन अखाड़ों में सबसे ज़्यादा भव्य पेशवाई निकले, सबसे ज़्यादा आकर्षक निकले, और उसके लिए साधु संत जो है कई दिनों से तैयारी करते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पाकशाला है यहाँ पर भोजन और चाय की व्यवस्था है, ये 24 घंटे अब चलती रहने वाली है, क्योंकि ये पेशवाई है। कल से पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं चाय और सारी चीज़ों का वितरण ये पूरी रात भर काम हुआ है। पीछे भी काफ़ी तैयारी की गई है और रास्तों में जो पुष्प वर्षा होगी वो एक अलौकिक छटा बिखेरेगी जिस समय ये पेशवाई निकलेगी। और जिन लोगों ने महाकुंभ कभी नहीं देखा है, महाकुंभ अगर देखना हो तो पेशवाई से शुरुआत करें। न्यूज़ स्टेट के दर्शकों के लिए ये जानकारी है और इसे देखना अपने आप में एक अलग तरीके की अनुभूति देता है। मेरा सौभाग्य है कि 2010 में जब महाकुंभ हरिद्वार में हुआ था तब भी मैंने शुरुआत की थी पेशवाइयों के साथ, और आज 2021 जब 2010 में हम कवर कर रहे थे तो ऐसा सोचते थे कि जो 2021-22 में महाकुंभ होने वाला है उसको कवर करने का मौका मिलेगा। ये सौभाग्य न्यूज़ स्टेट की तरफ से मिल चुका है। बिल्कुल, क्योंकि काफी अलग तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी अभिषेक आज, और साथ ही साथ क्योंकि लोग जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे होंगे अब इस पेशवाई में शामिल होने के लिए। साधु संत तो आते हैं, लोग भी वहां पर नजर आएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक।
तो हरिद्वार में मंगलवार को अलग ही रौनक देखने को मिली जब हरिद्वार की सड़कों पर जूना, अग्नि और किन्नर अखाड़े के साधु संत भव्य रूप से नगर में प्रवेश करने पहुंचे। श्यामपुर कंगड़ी में जूना अखाड़े के रमता, पंच और नागा सन्यासियों के साथ अग्नि अखाड़े के साधु संत और किन्नर अखाड़े के संतों ने विधिवत कुंभ का आगाज किया। नगर भ्रमण के बाद तीनों ही अखाड़ों के साधु संत अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे। 4 मार्च को भव्य पेशवाई के रूप में अपने अपने अखाड़ों में पहुंचे। आज किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ पहुंच रहे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने स्वागत किया। सारी देवी देवताओं का आज से इससे सुंदर दिन नहीं हो सकता जहां सन्यासी और सभी लोगों ने किन्नर अखाड़े को और किन्नरों को गले से लगाया। पांडेवाला और वहाँ से फिर यात्रा निकलेगी और वहाँ से निकल कर के यात्रा 4 तारीख को नगर पेशवाई के लिए निकलेगी और उसमें हम लोग श्री पंच अग्नि अखाड़ा और जूना अखाड़ा दोनों साथ में पेशवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में भारत सरकार के नियमों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ग्राम पंचायत थलीसैंण को नगर पंचायत बनाया गया है। ग्राम पंचायत लालपुर को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन के लिए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है और इसके अलावा देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 में संशोधन में मंजूरी मिली है। तो उत्तराखंड कैबिनेट के जो अहम फैसले हैं वो हम आपको बता रहे। गैरसैंण में जो कैबिनेट की बैठक हुई बेहद ही महत्वपूर्ण रही। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सदन में आज नियम 310 के तहत चर्चा हो सकती है। कांग्रेस आपदा के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर सकती है। अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2021 को सदन में पुनः स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 को स्थापित किया जाएगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आज विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। तो गैरसैंण में हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। दूसरे दिन विपक्ष ने जहां सदन से लेकर सड़कों तक राज्य सरकार को घेरे रखा, तो शाम होते होते संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने मोर्चा संभाला और विपक्ष को आड़े हाथ दिया। मदन कौशिक ने उत्तराखंड कांग्रेस पर, आपको बता दें, बड़ा सियासी हमला किया है। तो विपक्ष अपनी गलती को छिपाना चाहता है। विपक्ष को ये शर्म नहीं आती कि अगर इतना महत्वपूर्ण कल का घटना थी तो आप 310 में लेकर नहीं आए। आपके लिए कल का आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं था, आप उसे तो 58 में लेकर आए, तो क्या उसको 310 में नहीं आना चाहिए था अगर आप इतना महत्वपूर्ण थे? इसका मतलब कांग्रेस के मित्रों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है ही नहीं था। दूसरी बात, कांग्रेस के मित्र प्रारंभ से ही सदन को चलाने के पक्ष में नहीं है। महामहिम का अभिभाषण होता है, कांग्रेस के मित्र तत्काल बिना पढ़े, बिना बटे प्रतियां और हाउस छोड़कर बाहर आ जाते हैं। आज आप सुबह से जब से हाउस चला, आप महंगाई पर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके संबंधित राज्य की जब कोई बात होती है तो आपको बड़ी परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है, आज जब आंदोलन के विषय पर था तो मैंने आंदोलन के विषय पर तीनों विषय रखे। गृह मंत्रालय का क्या बयान आया, पीडब्ल्यूडी का क्या बयान आया और सरकार ने क्या निर्णय लिया। हमने तत्काल मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। जो दोषी होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे हिंसक हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोगों ने गाड़ियां भेजी हैं, कौन लोग हैं कौन नहीं है। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव है। सुरेंद्र, अगर बात करें विधानसभा के बजट सत्र का, आज तीसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल सदन में आज तीसरा दिन है। कांग्रेस नियम 310 के तहत
आपदा के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर सकती है। नियम 310 के तहत चर्चा होगी, 58 के तहत होगी या नहीं होगी, ये स्पीकर का विवेक है, स्पीकर डिसाइड करते हैं। कांग्रेस का मुद्दा यह है कि वो आपदा के मुद्दे पर, चाहे वो पिथौरागढ़ की आपदा रही हो, चमोली की आपदा रही हो, सभी जगह की आपदा को क्लब करके नियम 310 के तहत विशेष ध्यानाकर्षण नियम के तहत चर्चा की मांग कर सकती है। नियम 310 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें वोटिंग होती है और ऐसा बहुत कम होता है जब स्पीकर नियम 310 के लिए अलाउड करते हैं। दूसरी बात यह है कि सदन में दो जो विधेयक, संशोधित विधेयक हैं, एक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950, इसका संशोधन विधेयक सदन के सामने पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और दूसरा पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ संशोधित विधेयक है जिसको भी दोबारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। सदन में प्रश्नकाल की प्रक्रिया होगी, शून्यकाल की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद जब सदन दोबारा से शुरू होगा लंच के बाद, तो जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें जो संशोधन प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही संशोधन प्रस्ताव दिए हैं और उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो आज का जो तीसरा दिन है वो कहीं ना कहीं आज भी हंगामेदार रह सकता है। कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है उस मुद्दे को लेकर लगातार वो सरकार पर हमलावर है। सड़क के बाहर अब तक हमने प्रदर्शन देखा, आज सदन के भीतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। चांदनी जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुरेन। तो देखना होगा कि आज क्या कुछ और भी खास रहने वाला है, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते हैं। और ब्रेक के बाद बात करते हैं चमोली की रेड़ी गांव में आई आपदा के करीब 24 दिन बाद वैली ब्रिज बनकर तैयार है। अब आवागमन भी जल्द शुरू हो जाएगा, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। चमोली के रैणी गांव में आई आपदा के करीब 24 दिन बाद वैली ब्रिज बनकर तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। दरअसल भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मोटर पुल पर आवागमन शुरू होने का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे। बीआरओ ने दिन रात मेहनत कर सीमावर्ती क्षेत्र और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले इस वैली ब्रिज का निर्माण किया। सुरक्षा की दृष्टि से इस पुल को बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है। 3 मंजिला इस पुल से बड़े वाहन भी आसानी से गुजर सकेंगे। 7 फरवरी को रेडी गांव के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बीआरओ का पुल सैलाब में बह गया था। पुल टूटने से 13 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से कट गया था। नितिन सेमवाल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। इस बार सर्दियों में बारिश बेहद कम हुई है, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ चुका है। इसको देखते हुए हल्द्वानी में वन विभाग ने ठोस कार्य योजना बनाई है। आग लगने की घटनाओं को तेजी से रोका जा सके, इसको देखते हुए हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज में पावर ब्लोअर का प्रयोग फायर लाइन बनाने और कंट्रोल बर्निंग में काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने पावर ब्लोअर से फायर लाइन बनाने का प्रशिक्षण वन कर्मचारियों को दिया। इसके अलावा आग पर काबू कैसे पाना है, किन किन चीज़ों का उपयोग आग बुझाने के दौरान किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग भी वन कर्मचारियों को दी गई। आपको बता दें कि पावर ब्लोअर एक ऐसी मशीन है जिसे घने जंगल में बेहद कम समय में फायर लाइन बनाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। हल्द्वानी के फतेहपुर वन रेंज में साल बहुल क्षेत्र है, जिसके पत्तों में ज़्यादा आग लगने का खतरा है। यहाँ रोज़ाना फायर लाइन बनाकर कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जो भी है कंट्रोल बर्निंग हमारे द्वारा की जा रही है। अभी तक कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई, नहीं हुई। माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ भी अगर कहीं आग की सूचना मिले तो तुरंत निकटतम वन चौकी या क्रूज स्टेशनों में इसकी सूचना दें, जिससे उस पर तत्काल काबू पाया जा सके। चमोली जैसी पहाड़ी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहाड़ काटे जा रहे हैं और साथ ही चिमनियां धुआं उगल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर नियम ताक पर रख दिए गए हैं, और इस तरफ ना तो कार्यदायी संस्था कोई ध्यान दे रही है और ना ही स्थानीय प्रशासन। तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां बिरही के पास लगा हॉट मिक्सिंग प्लांट पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। डामरीकरण कार्य में लिए इस प्लांट में डामर बनाया जा रहा है, लेकिन आसपास के सुंदर हरे भरे जंगलों में इससे जहरीला धुआं फैल रहा है। मंगलवार को नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण एक्टिव मोड पे दिखा है, और कई दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। तिब्बती मार्केट में अवैध रूप से नाले के ऊपर निर्माण की गई दुकानों को सील किया गया। आपको बता दें, दुकानों के लिए 8 बाई 8
का सीमित साइज रखने के लिए दुकानदारों को आदेश दिए थे, लेकिन अब कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान को बढ़ाकर नाले के ऊपर कब्जा कर दिया है, जिसके लिए बता दें कि आपको बताएं जिसके खिलाफ विभाग ने अपना डंडा चलाया और दुकान को सील कर दिया। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।